हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। यहाँ पे एक इकोलॉजी की सीरीज चल रही है ऑफ घटना चक्र, जिसमें हम घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे बिफोर यूपीपीसीएस 2023। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर के भी 50 क्वेश्चंस डन है। आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। 51st क्वेश्चन से हम आज शुरू करेंगे और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन सा इसमें से इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है? वाटर मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो वाटर मैनेजमेंट हाँ इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड है, एफॉरेस्टेशन भी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी है। बचता है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये आपका इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कह रहा है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। किस मूवमेंट में कहा गया था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी? तो आपका 4 मूवमेंट दिए, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, नन ऑफ दीज। सो आंसर इज चिपको मूवमेंट। ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, वो इसी मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे दिया है देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल डैम ऑन नर्मदा। एपिको मूवमेंट कहाँ पे था? कर्नाटक में था, सेम एज चिपको मूवमेंट। एपिको का मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग लाइक हगिंग ईच अदर या गले लगाना। ओके, नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन या प्लांट रिप्रोडक्शन। इट इज रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 1973 में शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1973। गौरा देवी gathered other women around the village in the गढ़वाल हिमालयाज and prevented loggers from felling the trees by sticking to them। ठीक है, इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following of the statements. The term ecosystem was first used by A.G. Tonsley. Okay, next is those organisms which produce their own food are known as autotrophs. ठीक है, next, consume their food through process of photosynthesis. अच्छा, अगला, decomposers convert inorganic matter into organic matter. तो ये तो पता है कि कंज्यूमर्स खुद का फूड जो है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता नहीं, सो थर्ड विल नॉट बी द आंसर। तो ये और ये तो चला गया। पहला वाला आपका सही है, तो पहला तो होना चाहिए। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है ए, दैट इज 1 and 2। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक होता है। आपकी बॉडी डेड बॉडीज को गला के वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह रिलीज करते हैं उसमें से, राइट। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खुद से खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity? Ocean, lake, grassland, mangroves. Mangroves, ocean, grassland, lakes. Mangroves, grassland, lakes, ocean. Oceans, mangroves, lakes, grassland. प्रोडक्टिविटी कम करनी है तो आंसर आपका सी दिया हुआ है मैंग्रोव्स, फिर ग्रासलैंड आएंगे, फिर लेक्स आएगी। सबसे कम प्रोडक्टिविटी आपकी ओशन की होती है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियंस। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट कंसर्निंग फूड चेन इन इकोसिस्टम, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. ठीक है, food chain are found within population of a species. ठीक है, next, a food chain illustrates the number of organisms which is eaten by others. पहला तो कह रहा है कि कौन किसको खाता है वो फूड चेन में दिखाते हैं हम लोग। हाँ ये तो सही है, तो फर्स्ट तो होगा ही, तो आपका नन ऑफ दीज तो होने से ना रहा। ठीक है, नेक्स्ट है फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन। हाँ भाई, सेकंड भी सही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो दिखाई नहीं जाते। ठीक है, इसमें तो कौन किसको खा रहा है, ये थोड़ी एक स्नेक 2 चूहों को खा लिया, ऐसा तो कहता नहीं है कोई। तो थर्ड तो होगा नहीं, सो आंसर विल बी 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विद इन द पॉपुलेशन नहीं होता है। 2 भी नहीं होगा, बचेगा 1। अगर विद इन द पॉपुलेशन मतलब कि एक ही तरह की पॉपुलेशन, ह्यूमंस आर ईटिंग ह्यूमंस, ऐसा तो होता नहीं है। ह्यूमंस आर ईटिंग hen, hen इज ईटिंग स्मॉल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर ईटिंग ग्रास, ऐसे हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement is correct? The energy flow in biospheric ecosystem is unidirectional. ठीक है, next, the energy flow in biosphere is cyclic. Next, relative loss of energy in ecosystem decreases with increasing trophic levels.
Species at progressively higher tropic level appear to be less efficient in using available energy. Correct. आपको पता है जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर चढ़ते चले आते हैं एनर्जी हमारी कम होती चली जाती है. सो आपका आंसर होना चाहिए द एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो करती है. सो आंसर आपका ए सही हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. The flow of energy in ecosystem is unidirectional. The energy enters the plants through photosynthesis during making of food. This is passed from one organism to another. Energy given out the organism through heat is lost to the environment. It does not return to be used by the plants again. आपके किसी भी प्लांट में एनर्जी है, वो एनर्जी आप ग्रास ऑफर लिया, अब ग्रास ऑफर से वो एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, ना कि वापस प्लांट में जा रही है. ठीक है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं. प्लांट से एनर्जी ग्रास ऑफर में गई, ग्रास ऑफर से वापस इन्वायरमेंट में गई. ठीक है. नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका. जस्ट अ सेकेंड. सो योर नेक्स्ट चैप्टर हियर इज बायोडाइवर्सिटी. अब हमारा 50 क्वेश्चंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का शुरू होने वाला है. चलो तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड ऑल यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज. क्वेश्चन आर फ्रॉम जस्ट अ सेकेंड. The question begins from here. The biodiversity is described as the range of different species in environment, seasonal and daily changes in environment, ways species differ from each other, influence of physical factors of an environment. तो रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. सीजनल एंड डेली चेंजेस को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट एंड वेदर बोल देते हैं. द वेज स्पीसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नहीं, तो नीचे होता है ना, सबका अलग अलग काम होता है. ठीक है. इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एनवायरमेंट, ये भी नहीं होता है आपका. रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एनवायरमेंट. बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशन, डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल्स, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन पार्टिकुलर एरिया, डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, केवल एनिमल्स नहीं होंगे, केवल प्लांट्स एंड वेजिटेशन नहीं होंगे, सब कुछ जो एक एरिया में प्रेजेंट है. द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फूड, ड्रग, इंडस्ट्रियल यूज, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. तो ऑब्वियसली बात है, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम जो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी का. डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ऑल ऑफ अबव. सो ऑल ऑफ अबव, सबकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है ना. नेचुरल हैबिटेट खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, फॉरेस्ट कटेंगे, तो सब में से बायोडाइवर्सिटी लॉस है. ठीक है. नेक्स्ट, Which of the following is not an example of in situ conservation? In situ मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो चीज पाया जा रहा है उसको वहीं कंजर्व किया जाए, ना कि आपका एलिफेंट पाया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, या कोई ट्री पाया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको उठा के जू में ले आके हम लोग जो है कंजर्व करके उसको एक्स सीटू बोलते हैं. लेकिन अगर जिस प्लेस में पाया जा रहा है राइनो, अगर असम में ही कंजर्व किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन सीटू. बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सैक्रेड ग्रूव्स, इसमें से कौन सा नॉट एन एग्जाम्पल? तो आपके बॉटनिकल गार्डन, जिसको हम लोग जू भी बोल देते हैं. ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन होते हैं बेसिकली जू. तो ये आपको बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, क्या नहीं, इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं, ये एक एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. राइट. सो नेक्स्ट, मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज का मेन रीजन क्या है? हैबिटेट पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. मेन रीजन क्या है आपका? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही मेन रीजन हो सकता है. राइट. देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी? जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोल एसिमिलेशन, डिस्ट्रक्टिंग हैबिटेट, कंट्रोलिंग पेस्ट. सो डिस्ट्रक्टिंग हैबिटेट ही डिक्लाइन का कारण है. नेक्स्ट, द मेन रीजन ऑफ डिक्रीज, अगेन द सेम क्वेश्चन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. किसी का घर तोड़ दोगे तो कोई बचेगा क्या? नहीं ना. Biodiversity has maximum danger from destruction in natural habitat, again the same question, improper agriculture, climate change, water pollution. देखो इन सब से भी है, इन सब से भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन पूछा क्या है? मैक्सिमम किससे है. ठीक है. नेक्स्ट,
Government of India in collaboration with Norwegian government has established a Center for Biodiversity Policy and Law at Dehradun, Shillong, चेन्नई, न्यू दिल्ली। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ का सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? देहरादून, शिलोंग, चेन्नई की न्यू दिल्ली, ये बनाया गया है आपका कहाँ पे? चेन्नई में। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। SEPPOL is National Biodiversity Authority, Chennai, to develop professional expertise in biodiversity policies and law and developing the capacity building. Biodiversity Day कब मनाया जाता है? आपका 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फेब या 30 जनवरी। तो ये तो मनाया जाता है 22 मई को। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा 22 में। चलो इसका सोल्यूशन चेक करें। हाँ देखो दिया हुआ है। United Nations has proclaimed May 22nd the International Day of Biodiversity to increase understanding and awareness of biodiversity issues. When first created the second committee on UNGA in 1993, 29 December, the date of entry into force of Convention of Biodiversity was designated. ठीक है, तो 22 में 1992 से ये शुरू हो जाता है। चलो, when Biodiversity Day was observed, May 22nd. Next. Which of the following can be the threats to biodiversity of a geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. तो global warming तो है, fragmentation of habitat है, invasion of alien species भी है, ठीक है। तो 1 2 3 तो होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। चलो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3। वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने से आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होगा नहीं, इनफैक्ट बचेंगे ना, जानवर बचेंगे जो हम लोग खा लेते हैं जिनको, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी? ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन। सेम क्वेश्चन है, तो आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। देखो ये आईएएस की प्री 2012 में आया था, फिर सेम क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया था 2016 में, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। यही फायदा होता है आपको घटना चक्र लगाने का, क्योंकि घटना चक्र में एक प्रीवियस क्वेश्चन दिए होते हैं और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? फ्रेजाइल इकोसिस्टम सच एज मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड। नहीं भाई, मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड से दिक्कत कैसे हो सकती है? इनएसेसिबल हैबिटेट्स इन हिमालयाज। नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, देखो फिर से हमारा आ गया ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये होगा। क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, नहीं, इससे भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन: ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो हमें पता है ईस्टर्न हिमालयाज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो ओनली वन, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट and it is Mediterranean basin and साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है, ये ध्यान दो। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड मेडिटेरेनियन बेसिन, ईस्टर्न नहीं होगा, खाली मेडिटेरियन बेसिन होगा, ठीक है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज एंड सुंदरवन, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज एंड साइलेंट वैली। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? ईस्टर्न हिमालय तो है, वेस्टर्न घाट्स भी है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, कौन कौन से? हिमालयाज, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट। सुंडालैंड मतलब निकोबार आइलैंड, इंडो बर्मा में क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा आ जाता है आपका, ये बोल सकते हैं जिसको ईस्टर्न हिमालयाज, और अंडमान भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो आपका वेस्टर्न घाट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, भाई ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट: ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये तो दिया हुआ है, सेकंड तो सही है, पहला वाला तो मुझे गलत लग रहा है, तो ओनली 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नीदर 1 नीदर 2, व्हाई? चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज। तो हमें पता है ना वेस्टर्न हिमालयाज है, और ईस्टर्न हिमालयाज क्या लिखते हैं हम लोग? इंडो बर्मा लिखते हैं, राइट। और फिर सुंडालैंड लिखते हैं निकोबार को, और वेस्टर्न घाट। तो 2 तो सही दिया था क्या? वेस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट तो सही दिया था, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सो नीदर 1 एंड नॉट 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कौन कौन से? ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो म्यांमार या इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। नेक्स्ट, which of the following is biodiversity saturated area in India?
बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड इंडिया, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो हमें पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज ए हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी? तो कौन सा है इसमें से? वेस्टर्न घाट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच, अगेन वेस्टर्न घाट। बायोडाइवर्सिटी रिच, वेस्टर्न घाट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न इंडिया। सो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयाज तो है, सो सेकंड एंड थर्ड कुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following is considered as hotspot of biodiversity? ईस्टर्न हिमालयाज। सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है एन नंबर ऑफ टाइम्स। हॉटस्पॉट इन इंडिया कौन कौन सा? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? विंध्या, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या वेस्टर्न घाट? तो हमें पता है विंध्यास जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। विंध्या कौन से माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स या फिर ब्लॉक माउंटेन्स? आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विंध्यन माउंटेन्स किस तरह के माउंटेन्स हैं? नेक्स्ट, which of the following regions of India has been designated as biodiversity hotspot? ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय। तो हमें पता है ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट, 1 and 3। सो 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following region in India is designated as ecological hotspot? सो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज, ये दोनों हैं। सो बी एंड सी आर बोथ, वही चीज है, सेम क्वेश्चन। फिर से अगेन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया? तो वेस्टर्न घाट आपकी बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस है। टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री इज यूकेलिप्टस, सिक्वोया, देवदार या परनाग? तो इट इज सिक्वोया, ठीक है। टॉलेस्ट ट्री रेडवुड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। The species includes tallest living trees on earth up to 379 feet या 115 meter high. The species is considered to be extinct if it is not seen in natural habitat for. कोई भी चीज बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा डायनासोर आज एक्सटेंट, तो कैसे एक्सटेंट, क्यों, कैसे हम कह सकते हैं एक्सटेंट है? कितने टाइम तक नहीं दिखेंगे कि एक्सटेंट है? 15 years, 40 years, 25 years, 50 years. So answer is 50 years. According to definition by International Union of Conservation for Nature, IUCN के अकॉर्डिंग जब 50 साल तक नहीं दिखती है तो उसको एक्सटेंट मान लेते हैं। Which of the following is not responsible for extinction? Broad niche, large body size, narrow niche, lack of genetic वेरिएबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रॉड नीचे जो है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एक्सटेंशन के लिए। ब्रॉड नीचे मतलब वो बहुत, नीचे क्या होता है? द वर्क यू डू, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा काम कर सकते हैं, मतलब उनका अगर ज्यादा रोल है किसी कम्युनिटी में, बहुत ज्यादा काम कर सकते हो किसी कम्युनिटी में, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटेंट नहीं होंगे। अगर नैरो नीचे है, उनका कम कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, तो वो फिर एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, India aims to achieve land degradation neutrality by which year? So option will be, answer will be 2030। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव करनी है? 2030 तक अचीव करनी है। रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंसिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो थ्रेटेंड प्लांट तो होते हैं, ठीक है। सेकंड विल बी द ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स। तो सेकंड 2 ओनली हमारे थ्रेटेंड प्लांट्स होते हैं, उसमें वल्नरेबल होते हैं, थ्रेटेंड होते हैं, एक्सटेंट होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, मैनी, ठीक है, मैनी क्लासिफिकेशंस आर देयर। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेड डेटा बुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हमारी IUCN। रेड डेटा बुक फिर अगेन IUCN द्वारा पब्लिश की जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज बुक कौन सी है? रेड डेटा बुक है। घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग तरीके से। रेड डेटा बुक कंसिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, देखो वहां पे लिखा था ना ऊपर, यहाँ पे किस तरह की स्पीसीज लिखा हुआ था? थ्रेटेंड प्लांट, देखो यहाँ पे थ्रेटेंड लिखा था, वहाँ एंडेंजर्ड लिखा है, तो दोनों ही आपका आंसर होगा। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन रेड फ्लावर, रेड कलर्ड फिशेज, रेड कलर्ड इंसेक्ट्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये तो तीनों लेम ऑप्शन ही लग रहे हैं, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक इज कंसर्न्ड विद फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, इलीगल हंटिंग, प्लांटेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ, एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड,
थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ये सब वर्ड अगर यूज हो रहा है तो समझ लो रेड डेटा बुक की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसके लिए आपको लिस्ट याद होनी चाहिए कौन कौन सा है इसमें से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाया जाता है, हाँ ये इसको दिक्कत है, हमारी इलेक्ट्रिक लाइन से दिक्कत है, इसकी वजह से ये लोग की संख्या कम हो रही है। मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस, ठीक है। कश्मीरी स्टैग, चीटल, ब्लू बुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्वॉर्म डियर, rhesus monkey and crane, crane तो endangered नहीं है। नेक्स्ट लायन टेल मकाओ, ब्लू बुल, हनुमान लंगूर एंड चीतल, सो आंसर विल बी ए। आपका ये सारे एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड है। अब देख लो 15 इंडिया में कौन कौन से एंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, लैपविंग, ये आपका मोस्ट एंडेंजर्ड में आते हैं। फिर मस्क डियर वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। वाइल्ड एस भी थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। रेड पैंडा वाज लिस्टेड इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज हाईली एंडेंजर्ड, तो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो वो हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गोल्डन लंगूर, डेजर्ट कैट, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, हॉलॉक गिबॉन, तो इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। सो आपका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड है, हुलॉक गिबॉन भी एंडेंजर्ड है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी एंडेंजर्ड है, और डेजर्ट कैट जो आपकी लीस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। तो देयर इज नो एनिमल नेम डेजर्ट कैट लिस्टेड इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN। IUCN में एक डेजर्ट कैट नाम की कोई कैट ही नहीं है, यह क्वेश्चन आपका गलत था। While India's human population is growing at an outstanding pace, the birds population is shrinking mainly because there is an abnormal increase in number of hunters. Biopesticides and organic manure are being used on large scale. There are number of large scale reduction in habitats of birds. There is large scale use of pesticide, chemical fertilizer and mosquito repellents. तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट्स कम होना ही सबसे मेन कारण होता है रिडक्शन का। तो आप इसमें आंसर देख लो, तो 3 तो होना चाहिए, तो 1 ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो सेकंड या थर्ड। तो बायोडाइवर्सिटी, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज भी हो रही है, ये भी रीजन हो सकता है। और फोर्थ क्या है, देयर इज लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉस्किटो रेपेलेंट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑर्गेनिक मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड का यूज तो कभी नहीं होगा ना, ऑर्गेनिक मैन्योर तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो आपका third or fourth will be the answer. Next question. Which of the following is not the reason for loss of biodiversity of Uttarakhand? उत्तराखंड की biodiversity loss का क्या reason नहीं है? Expansion of road, urbanization, afforestation of barren land, extension of agriculture. तो agriculture का बढ़ावा तो पक्का ये तो होगा ही, biodiversity loss, urbanization भी होगा, road का expansion भी होगा, afforestation आपका नहीं होगा, ठीक है। अभी आपने जोशीमठ वाला केस देखा उत्तराखंड में, वो एक लैंडस्लाइड पे ऑलरेडी उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो खराब होना ही था वहां पे। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, आप ध्यान से देखो कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एन आउटस्टैंडिंग पेस। अभी आपको पता है 2 दिन पहले ही इंडिया की पॉपुलेशन जो है चाइना को भी बीट कर दिया हम लोगों ने, और इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 पे है। किसी चीज में हम नंबर 1 आए, बट इट इज नॉट द राइट थिंग, राइट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्किज्म, Sikkim is true. Select the following. It became an integral part of India in 1975. ठीक है। It is considered as botanist paradise. Its population is mainly made up of lepchas. तो ये तो सही है कि 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके थ्रू ऐड हुआ था, तो आपका ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लेप्चास पाए जाते हैं, हाँ ये भी सही है, तो 1 और 3 सही है, तो किस में आ रहा है, डी में। यहाँ पे बहुत सारी आपकी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, बॉटनिस्ट पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालयाज में, आपको पता ही है ईस्टर्न हिमालयाज जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। यहाँ की लेप्चास, भोटियाज, नेपालीज, ये 3 तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं यहाँ पे। The most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is establishment of, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। 50th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सही बात है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया आपका, बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, कल हम फिर से आगे बढ़ते हैं सीरीज में। 51st क्वेश्चन से आपका 3rd चैप्टर चल रहा है घटना चक्र का, ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी,
एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का घटना चक्र आपकी सीरीज चल रही है। आप यूपीपीसीएस के लिए अच्छे से इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। थैंक यू एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आती है और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।